हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये संपूर्ण सेशन इसी टॉपिक पर होने वाला है। इसको इंग्लिश में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसको साइलेंट फीचर भी कहा जाता है। चलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में ओवरऑल एक एक पॉइंट के साथ जानकारी मिल पाए। चलिए, जो इस लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है विशालतम संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। सर एबर्ट जेनिंग्स महोदय जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। देखिए, ये सारे जो शब्द है इसको संविधान के उद्देशिका में उपयोग किया गया है, क्योंकि उद्देशिका जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये संविधान हम भारत के लोगों के लिए ही प्राप्त है। ये हम भारत के लोगों की देन है और हम भारत के लोगों के लिए ही दिया गया है। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लोकतंत्रात्मक क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, ये सब हम उस लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल हम इतना जान लें कि जो मुख्य विशेषता है उसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है संसदीय प्रणाली की सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो हमारे यहाँ के जो संविधान है वो संघात्मक है। भले ही उसमें एकात्मकता का झलक दिखता है, बट है वो संघात्मक ही। इस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आज हम इस पॉइंट में ये जानेंगे कि जो संघात्मक सरकार संविधान होती है उसमें दो प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। दो प्रकार के गवर्नमेंट तात्पर्य है, पहला संसदीय गवर्नमेंट, दूसरा अध्यक्षात्मक गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। देखिए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ये इंग्लैंड से प्रेरित है, वहां की गवर्नमेंट संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है वहां भी। अब क्या होता है ये दोनों जानना आवश्यक हो जाता है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होते हैं इसको आप ऐसे समझे कि इसमें जो देश की प्रमुख होते हैं और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसमें देश के प्रमुख होते हैं। दोनों जगह देश के प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वहां पर राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वहां गवर्नमेंट हम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। हमारे द्वारा जो डायरेक्ट चुन के भेजे गए हैं उनके द्वारा चुन करके बनाए जाते हैं। तो जो जहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक सरकार है, वहां पर जो राष्ट्रपति होती है वो एग्जीक्यूटिव हेड होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य होगा राष्ट्रपति स्व उस कार्य को करेगी। उसके लिए जो भी कदम उठाना होगा वो स्व उठाएगी, अपनी इच्छा से अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो कदम उठाएगी। बट संसदीय जो गवर्नमेंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, कदम वहां भी उठाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, बट मंत्रिपरिषद के परामर्श। डायरेक्ट राष्ट्रपति कदम नहीं उठा सकते जब तक कि मंत्रिपरिषद उन्हें परामर्श ना दे, और राष्ट्रपति परामर्श ना ले मंत्रिपरिषद से तब तक वो कदम नहीं उठा सकते। तो और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है ये तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ की जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर कही जाए तो एक तरह से कहने के लिए राष्ट्रपति है, बस ये एक सिंबॉलिक पद है, लेकिन जो एक्चुअल में शक्ति उपयोग करने वाला जो बॉडी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो यही होती है संसदीय प्रणाली। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है। प्रजातांत्रिक सरकार ये है कि ये जो सरकार है प्रजा की देन है, मतलब प्रजा जो है वो चुन करके वोट दे के जिता के सरकार में बैठाई है उस व्यक्ति को जो देश को चलाए। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई कैसे जनता चुन करके देश को चलाने के लिए अपने हिसाब से व्यक्ति को बैठा सकती है उस पद पे। तो किस तरह से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसको उसके आशय को फुलफिल किया जाए। जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं उनको मताधिकार का अधिकार दिया गया ताकि वो वोट दे चुन करके उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाए जिसको वो उस पद पर बैठाने के लिए वो काबिल समझता है। तो क्या एज क्राइटेरिया होगा, तो इसके लिए आर्टिकल 226 देखना होगा। उसमें पहले जो क्राइटेरिया था वो 21 वर्ष था कि जो भी 21 वर्ष के व्यक्ति हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन 61 जो अमेंडमेंट अधिनियम आया 1989 में, तो ये 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 से अब 18 वर्ष के बाद के जितने भी व्यक्ति हैं वोट देने के लिए एलिजिबल कहे जाते हैं। 226 से आर्टिकल उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भारत के जनता के लिए प्राप्त ये अधिकार है। फंडामेंटल राइट जो होता है ये अधिकारों का एक समूह होता है जो अधिकार भारत के लोगों को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इसके संरक्षण के लिए स्थापना किया गया था उच्चतम न्यायालय की। राज्य कोई ऐसा कार्य न करे जिससे जो भी मूल अधिकार में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है वो डैमेज हो पाए। अगर ऐसा होता है तो उच्चतम न्यायालय अपने पावर में आ जाती है और उसके व्यक्ति के अधिकारों को प्रत्याभूत करती है और राज्य को डायरेक्ट करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है ये भी एक तरह के अधिकार ही होते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, उनसे ये बाहर होते हैं। इसको राज्य की आत्मा कहा जाता है। गैल्विन ऑस्टीन कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य की आत्मा है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में ये बहुत ही सहायक प्रदान होता है। इसमें वो सारे नियम दिए गए हैं, इसमें वो सारे व्यवस्था दी गई है और राज्य को ये कहा गया है कि आप नीति या नियम बना करके जो भी इसमें व्यवस्था दी गई है उसको देश की जनता पर इम्पोज कीजिए। देश के डेवलपमेंट में, राज्य के कल्याण में सहयोग कीजिए। ये अधिकार राज्य को मिला हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य की सपना को फुलफिल कीजिए, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, उनके मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा नए भाग 4A के रूप में संविधान में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 51A है। इसमें वो सारे नियम दिए गए हैं, वो सारे कर्तव्य दिए गए हैं जिसको पालन करना है, प्रत्येक नागरिक को पालन करना है, जितने भी सिटीजन है उनको पालन करना है। जैसा कि आपने देखा कि पहले फंडामेंटल राइट दिए गए जिसके माध्यम से आपको वो अधिकार दिए गए, राज्य को प्रतिबंधित किया गया कि आप उसके विपरीत कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाइएगा। फिर राज्य को कुछ नियम दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कि आप देश के कल्याण के लिए आप नियम बनाइए और जितने भी व्यवस्थाएं उसमें दी गई है उसको देश की जनता पे इम्पोज कीजिए टाइम टू टाइम, जो जब जिस समय जिसकी आवश्यकता पड़ी। फिर मूल कर्तव्य भी डाला गया कि सिटीजन को भी कहा गया कि आपकी भी एक कर्तव्य है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसका आपको पालन करना होगा। देखिए क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे संविधान का पालन करना है आप लोगों को, उनके आदर्श और संस्थाओं का ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना है, भारतीय प्रभुत्ता या भारतीय प्रभुत्व सत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, कुल मिला के देश की रक्षा करना है। ये सब जो है वो कर्तव्य दिए गए हैं जिसको आपको फुलफिल करना है और पालन करना है इस कर्तव्य का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लचीला और कठोर, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लचीला और कठोर दोनों है।
लचीला क्या होता है, कठोर क्या होता है। देखिए जो लचीला होता है इसका ये तात्पर्य हुआ कि समय समय पर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं क्योंकि ये लचीला है। रिजिड है दैट मीन्स इसमें संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, आसानी से संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे संविधान में कुछ जो प्रोविजन है वो लचीले हैं, कुछ प्रोविजन रिजिड है। कुछ प्रोविजन को संशोधित करने का आसान प्रोसीजर है, कुछ प्रोविजन को संशोधित करने का कठोर प्रोसीजर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। लाजमी है लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है। अब हमारे यहाँ हमारे देश में कई सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, कई सारे पंथ के लोग निवास करते हैं। एक धर्म में कई सारे जाति हैं, उपजाति हैं, तो सबको तो बराबर लेकर के चलना होगा राज्य को। तो उसके लिए पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना से तात्पर्य है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। दैट मीन्स राज्य किसी विशेष धर्म का पोषण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अमुक धर्म को प्रमोट करें, अमुक धर्म को नीचे गिरा दे, ऐसा राज्य नहीं कर सकती। सबको एक समान तराजू में रखा जाएगा। राज्य के नजर में सब समान है। राज धर्म के मामले में पूर्णतः तटस्थ है। राज्य ना तो किसी धर्म की घोषणा ही कर सकता है, ना ही किसी धर्म का अनादर कर सकता है, वरन प्रत्येक धर्म का आदर करेगा समान रूप से, इक्वली। तो यही पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना यह संविधान की विशेषता थी। फिर नेक्स्ट आता है संघात्मक और एकात्मक स्वरूप। संघात्मक फेडरल और यूनिटरी। तो हमारा जो संविधान है फेडरल और यूनिटरी का मिश्रण है। पीछे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि किस तरह से वो इस दोनों का मिक्सचर है, बट यहाँ भी कुछ जान लेते हैं। देखिए जब आप संविधान को पढ़िएगा तो आगे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जहां आप देखिएगा कि किस तरह से संघात्मक और एकात्मक संघात्मक में एकात्मक का प्रवेश हो जाता है संघात्मक, एकात्मक की झलक दिखने लगती है। तो जनरली जो हमारे संविधान है ये सामान्य स्थिति में और मूलभूत रूप में संघात्मक है। केवल संकटकालीन स्थिति, जब संकट की ऐसी स्थिति बनती है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एकात्मक रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आपात की स्थिति होती है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा केंद्र अधिभावी हो जाता है, उसकी शक्ति प्रचंड प्रगल्भ विशाल हो जाती है, राज्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। जब आप संशोधन के मसले में देखिएगा तो वहां आपको दिखेगा कि कुछ उपबंध ऐसे हैं जहां संसद तभी संशोधन कर पाएगा जब आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलेगा। सर्वोच्च विधि के रूप में एक ही संविधान लागू है, तो उच्चतम न्यायालय के रूप में एक ही उच्चतम न्यायालय भी है, एक ही सिटीजनशिप भी है हमारे यहाँ। ये सब संघात्मक का लक्षण है। लेकिन जब संकट की स्थिति आती है तो स्पष्ट दिखने लगता है कि किस तरह से संघात्मक संविधान में एकात्मक संविधान का लक्षण दिखने लग जाता है। राज्य की शक्तियां समाप्त हो जाती है, पूरे देश में केंद्र शासन चलाने लगती है, राष्ट्रपति शासन चलने लगता है। कि राष्ट्रपति शासन दैट मीन्स प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा शासन है। पीछे भी मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद से ही चला पर राष्ट्रपति जब कार्य करते हैं तो मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख हैं जो वो है प्रधानमंत्री, तो दैट मीन्स प्रधानमंत्री के इशारे पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है स्वतंत्र न्यायपालिका, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए सभी देश के अपने अपने संविधान है, सभी देश में एक उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना की गई संविधान के द्वारा। जो संविधान की स्थापना हुई उसको कार्यपालिकीय शक्ति से मुक्त रखा गया। उसके पीछे रीजन थी कि अगर इसे कार्यपालिकीय शक्ति के अंदर रख दिया जाता तो जो केंद्र है, राज्य है, जब कभी भी संवैधानिक मुद्दा को लेकर के विवाद उठता तो उसका निपटारा करने के लिए कोई शक्ति तो होनी चाहिए। तो यही शक्ति बन के उभरी उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया। देश के जनता के जो मूलाधिकार जो संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, राज्य कोई ऐसी विधि ना बनाए जिससे उनके मूलाधिकार का हनन हो। अगर ऐसा राज्य कोई विधि बनाता है तो उच्चतम न्यायालय का संरक्षण शक्ति दिखता है, किस तरह से वो प्रभावी होता है और उसके जो जनता के जो अधिकार हैं उसको प्रत्याभूत करता है और ऐसे विधि को शून्य करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंगल सिटीजन। जैसा कि आप जानते हैं सिंगल सिटीजन होता है, एक डबल सिटीजनशिप होता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है।
डबल सिटीजनशिप से तात्पर्य है कि देश का भी सिटीजन और राज्य का भी सिटीजन। जैसे आप अमेरिका की बात कीजिए तो अमेरिका में देश का भी सिटीजन है, राज्य का भी सिटीजन है, क्योंकि वहाँ जो संघ है वो संविधीय उत्पत्ति का उत्पाद है। तो जब वो संविधीय उत्पत्ति का उत्पाद है तो वहाँ पर जो राज्य है वो भी अपनी सिटीजनशिप देता है, जो देश है वो भी अपनी सिटीजनशिप देता है। बट हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन है, हमारे यहाँ डबल सिटीजन मान्य नहीं है। जो राज्य का सिटीजन वो देश का सिटीजन, तो जो देश का सिटीजन वो राज्य का सिटीजन। हमारे यहाँ ऐसी कोई पृथक व्यवस्था नहीं है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस सेशन के माध्यम से साझा किया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएंगे। कंटिन्यू बने रहे इस चैनल पे। धन्यवाद।